हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ वेव्स, या हम लोग पढ़ेंगे जो वेव्स जितनी तरह की हैं उनको। आपको पता है जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की रहेंगी। पहली होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा होता है आपका वेव का जो है वो पार्टिकल नेचर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेव मोशन। ये वेव मोशन क्या है, मतलब जो वेव है वो किस तरह से मूव करती है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। द ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस एंड प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट। ये डेफिनेशन से थोड़ा कम समझ में आया होगा। अगर हम आपसे कहें कि कोई तालाब में पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें छोटा सा कंकड़ डाल देते हो, आप देखना उसमें से जहाँ कंकड़ गिरता है वहीं उसी जगह से कुछ वेव्स निकलती हुई दिखाई देती हैं। पानी ऊपर नीचे होता हुआ थोड़ी दूर तक चला जाता है और जितना बड़ा कंकड़ डालो, जितना बड़ा पत्थर डालते हैं तो वो पानी उतनी ही ज़्यादा दूर तक जाता हुआ दिखेगा। तो अगर यहाँ से इसको एक ग्राफ के द्वारा हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से ये देखिए आप लोग, हाँ, ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, मान लीजिए ये ओरिजिन है वेव का। तो इस तरह से ये ऊपर और नीचे, उसने बताया अप एंड डाउन, इस तरह से चलती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसमें जो चीज़ दे रखी है उसके बारे में। तो ये जो ऊपर की तरफ की जो मैक्सिमम हाइट होती है इस जगह पे, ये हुआ और ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीस्ट। क्या बोलते हैं? क्रीस्ट। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है वो होता है आपका ट्रॉफ। क्या रहेगा? ट्रॉफ। अब ये जो लैम्डा बना हुआ है इसको लैम्डा बोलते हैं, इधर भी बनाया है हमने, देख लीजिए। तो या तो दो क्रीस्ट, दो एडजासेंट क्रीस्ट, या फिर दो एडजासेंट ट्रॉफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्रीस्ट की और ट्रॉफ की। तो क्रीस्ट क्या होता है? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रीस्ट। यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग क्रीस्ट बोलेंगे। और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग ट्रॉफ। क्या बोलेंगे? ट्रॉफ। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। अब बात कर लेते हैं वेव्स की। वेव्स क्या होती हैं? तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे वेव्स को। वेव्स क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। द डिस्टेंस दैट द डिस्टरबेंस दैट originate from some vibrating source and travel outward as a continuous sequence alternating crests and troughs। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसने बताया कोई भी डिस्टरबेंस जो आउटवर्ड डायरेक्शन में चलता है और क्रीस्ट और ट्रॉफ की फॉर्म में रहे। ये देखिए यहाँ से ये क्रीस्ट बना रहा है, दूसरी बार में क्या बना रहा है? ट्रॉफ। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है आज का, और ध्यान से देखिए। और मैं चाहता हूँ साथ साथ आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए एकदम तुरंत से। ठीक, शुरू से ये देखिए यहाँ से, उसके बाद आपका क्रीस्ट और ट्रॉ हो गया, उसके बाद वेव। अब बात कर लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। ये जो कुछ वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं, ये हो सकता है आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हों। देखिए, फर्स्ट है आपका वेवलेंथ। आपको हम बता चुके हैं इस डायग्राम में। तो दो एडजासेंट क्रीस्ट और दो एडजासेंट ट्रॉफ के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो क्या कहलाती है? वेवलेंथ। क्या कहलाएगी?
वेवलेंथ कहलाती है। तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रीस्ट और ट्रॉफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो उसके बाद वेवलेंथ की यूनिट जो होती है वो यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। इसको थोड़ा सा कन्वर्जिंग फैक्टर है, कन्वर्ट करने के लिए इसको याद भी रखना पड़ेगा। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग अपने दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी। तो इसको डिफाइन करने के लिए बड़ा ही छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, देखिए। द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी किसी भी पॉइंट पे, इधर देख लीजिए, इस पॉइंट पे 1 सेकेंड में जितनी वेव्स पास हो रही हैं, मान लीजिए 300 वेव्स पास हो रहे हैं, तो आप बताओगे 300 वेव्स पर सेकेंड या 300 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे देख लीजिए, जिस पॉइंट पे एक किसी भी पॉइंट पे 1 सेकेंड में जितनी भी वेव्स पास हो रही हैं वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होती है वो बेटा ध्यान रखने वाली चीज है, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। इसको HZ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगला आता है वेलोसिटी। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। इट एक्सप्रेस्ड एज मीटर पर सेकेंड। यानी किसी भी वेव के द्वारा 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसको बेटा वैक्यूम में हम लोग मान लेते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं पहले तो, और 3.08 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको दे रखी है 2.997925 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये वैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्या होती है? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम लोग वेव के लिए भी यूज कर लेते हैं। अगला आता है वेव नंबर। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। यानी पर यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब इसको देख लेते हैं, यहां से आपसे कह दिया इसके और इसके बीच में कितनी वेवलेंथ है, तो आप यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो बता दोगे। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की वेवलेंथ क्या रहेगी, तब भी आप बता दो। पहले यहां से यहां की, फिर इससे इस तक की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी हो जाएगी वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। इस तरह से कुछ होता है ये, और ऊपर ये बार लगा दिया इस पे। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। बेटा ये वी नहीं है, इसको न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इस तरह से बनाया जाता है, इधर से कुछ ऐसे, और इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलेंगे? न्यू। ठीक है, उसके बाद वेव नंबर हो गया। अब ये सारी चीजें आपको दे रखी हो तो इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा वो देखते हैं। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। देखते हैं इन चारों टर्म्स के बीच में जो रिलेशन था। C इक्वल होता है लेमडा इंटू न्यू। तो आप लिख सकते हैं न्यू इक्वल होगा C अपॉन लेमडा। ठीक है, तो यहाँ देखिए न्यू इक्वल होता है 1 अपॉन लेमडा। न्यू इक्वल क्या होगा? 1 अपॉन लेमडा। तो यहाँ से होता क्यों है कि न्यू इक्वल होता है C इंटू न्यू बार। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम लोग बात करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। उनका बिहेवियर समझने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज को पता करना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं। These waves do not require any medium for their propagation and can move in vacuum। इसका मतलब है कि जो वेव्स होती हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो वेव्स हैं वो वैक्यूम में भी
प्रोपेगेट कर सकती हैं। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बिना मटेरियल मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगी। दूसरा पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ऑफ सेवरल काइंड्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं और इनकी पहचान सिर्फ इनकी जो डिफरेंस होता है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो अंतर रहेगा उसी से हम लोग इनको पहचान पाते हैं। यानी बेस्ड ऑन डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ऑफ मैनी टाइप। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के रेडिएशंस होते हैं। किस पे बेस होते हैं? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। एक चीज ध्यान रखना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ध्यान रखना की बात यह है कि जो वेवलेंथ है वो हमेशा घटेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसकी बात करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये घबराने कोई बात नहीं, थोड़ी सी बड़ी हेडिंग दिख रही है। इसने बताया है when electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency, the complete spectrum is obtained called electromagnetic spectrum। यानी जितनी भी रेडिएशंस हैं अगर हम उन्हें एक सीरीज में लगाना चाहें, किस सीरीज में? या तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं या फिर फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उन्हें हम एडजस्ट करते हैं तो हमें एक सीरीज मिलेगी जो इस तरह से होगी। आपकी कॉस्मिक रेज इज लेस देन, गामा रेज इज लेस देन, एक्स रेज इज लेस देन, अल्ट्रावायलेट रेज इज लेस देन, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। यानी जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ोगे उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। अगर हम यही आपसे पूछें कि इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो आप बताओगे रेडियो वेव्स की, सबसे कम कॉस्मिक रेज की। अच्छा, दूसरा सवाल यहीं से एक बन जाता है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी तो ध्यान रखना जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो रेडियो वेव्स जो होती है इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और वेवलेंथ बड़ी होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसकी वेवलेंथ छोटी होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने पार्टिकल नेचर तो पढ़ लिया वेव का, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर तो पढ़ लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्टिकल नेचर। इसमें क्या है, हम एक थ्योरी दी गई थी मैक्स प्लांक ने जो कि 1900 में दी गई थी और इसको बाद में पुट फॉरवर्ड किया आइंस्टीन ने 1905 में। इसको पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे वो दो तरह के इन्होंने बताए। पहला कौन सा? एक तो वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं एज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मीन्स इसमें पार्टिकल के भी गुण होते हैं और वेव्स के भी गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ जो इनकी पॉस्टुलेट थी, जो मेन पॉस्टुलेट इनकी थ्योरी की जो थी, जो पॉइंट थे वो कुछ इस तरह से। पहला देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान से समझिए। द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड discontinuously in the form of small discrete packets of energy called quantum. In case of light, quantum is known as photon. आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा देखने में, अगर हम इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ से रेडिएशन हो रहा है, चाहे फिर उससे इमिशन हो रहा हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो इमिशन और एब्जॉर्प्शन
एनर्जी के सर्टेन क्वांटिटी के बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होगा। किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज बंडल्स एंड पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम। विच नेम? क्वांटम। और अगर लाइट के केस में इसकी बात करें तो ये जो क्वांटम होते हैं इन्हीं को फोटोन बोलते हैं। या फिर इसको थोड़ा समझ लीजिए, मैक्स प्लांक ने बताया कि अगर किसी भी चीज से रेडिएशन हो रहा है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो रहा हो या फिर इमिशन हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में होगा? एनर्जी के सर्टेन क्वांटिटी के डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में होगा, जिनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। और लाइट के केस में क्वांटम को बोला जाता है फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। चलिए आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट पोस्टुलेट को हम लोग देखते हैं। आपकी नेक्स्ट पोस्टुलेट है, इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसने बताया कि प्रत्येक हर एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगी। मतलब ये कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे देन एनर्जी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी घटाओगे एनर्जी भी घट जाएगी। जो चेंज आप एनर्जी में करोगे वही फ्रीक्वेंसी में चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड E इक्वल हो जाएगा h न्यू, वेयर h इज प्लांक कांस्टेंट। क्योंकि प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो इसको कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ये मैक्स प्लांक ने दिया था, तो प्लांक कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। और इस प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और कुछ जगह पर इसकी वैल्यू मिलती है 6.636 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। तो इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत होना। 2 6 है तब भी सही है और 3 6 है तब भी आपका सही होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे पहुंचते हैं हम लोग। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। यानी जो एनर्जी या तो इमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी वो होल नंबर की फॉर्म में होगी। यहाँ पे हम n लगा लेते, NH न्यू। n क्या है? यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये जो आपका वेव नेचर था वो कुछ फिनोमिनन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रा हो गए, लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके लिए पार्टिकल नेचर और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देख लेते। ये क्या है? ब्लैक बॉडी आप ऐसे मान लीजिए कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो एक तरह की ऐसी चीज है जिसपे गिरने वाले जो भी रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएं। अगर उससे इमिशन हो रहा है तो 100% एब्जॉर्प्शन और 100% इमिशन अगर होता है तो वो ब्लैक बॉडी होती है। और उस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द आइडियल बॉडी, आइडियल मीन्स आदर्श, आदर्श मीन्स जो कि सबकी बातें माने, है ना, जितने भी रूल्स हों सारे रूल्स को फॉलो करे। द आइडियल बॉडी दैट इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स, अगर उससे इमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। यानी वो सारी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और सारी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इमिट कर सके, तो वो कहलाता है आपका ब्लैक बॉडी। और उससे जो रेडिएशन निकलेगा वो कहलाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहलाएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो इससे आगे अभी हम लोग
थे अपने सेकेंड फिनोमिनन जिसको वेव नेचर आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 10th में आता है फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन, इस तरह से करके। फोटो दैट मीन्स यूज्ड फॉर लाइट, समथिंग विच इज यूज्ड फॉर सनलाइट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो सनलाइट से प्रोड्यूस हो। इसको अगर एक्सप्लेन करें एज द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, देन द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency falls on it is called the photoelectric effect, and the emitted electrons are called photoelectrons, ठीक है। तो ऐसी फिनोमिनन जिसमें लाइट, जो सनलाइट है, उसकी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी अगर किसी मेटल पे गिरे और मेटल पे गिरने के बाद उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होने लगे, तो वो जो फिनोमिनन होती है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो फिनोमिनन आपके सामने हैं, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, दूसरा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आपका वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक का जो आया क्वांटम नेचर या फिर पार्टिकल नेचर क्वांटम थ्योरी जो आई, उससे इसको एक्सप्लेन किया गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आप लोग ये डेफिनेशन आपके साथ फेमिलियर होगी। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड्स is known as dispersion of light, and the series of color band is called a spectrum और स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपने पढ़ा था डिस्पर्जन क्या होता है, कि जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से इधर इधर पास करते हैं तो जो लाइट है वो 7 कलर्स के बैंड में टूट जाती है, जो कि आपका आता है बिब्ग्योर करके आता है BIV, ठीक है। इस तरह आपको जो बैंड मिलता है इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें सारे कलर कंटिन्यू दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को इधर से हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का टूटना, किसमें, 7 कलर के बैंड में जो टूट जाती है लाइट, वो आपकी कहलाती है डिस्पर्जन, और कलर्स का ये बैंड जो है वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा आर ऑफ 2 टाइप्स। स्पेक्ट्रा कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला है आपका इमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, नील्स बोहर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक तरह से ये आपकी एक ट्यूब थी, इसमें कोई गैस को भर दिया, ठीक है। गैस को क्या किया, भर दिया। इसको बाद में समझेंगे, पहले ये देख लो इमिशन क्या होगा और एब्जॉर्प्शन क्या होगा। ये मान लीजिए न्यूक्लियस था, ये किसी एटम का फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर था, फर्स्ट सेल में था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो इलेक्ट्रॉन था वो फर्स्ट सेल में था, इसको किसी सोर्स से एनर्जी मिल गई तो क्या हुआ, ये उछल के फोर्थ सेल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, फोर्थ सेल में। लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम बड़ा ही तसल्ली में रहें और फालतू की उथल पुथल से दूर रहना चाहेगा। अभी ये क्या करता है, अपने पास की जो एनर्जी है इसको हटाना शुरू कर देता और वापस इस सेल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेल में, ठीक है। अब
जब फर्स्ट सेल में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसने एब्जॉर्ब करी थी यहाँ से, अब इसको रिलीज करेगा, तभी तो ये वापस आ पाएगा। जब तक एनर्जी ज्यादा रहेगी तब तक ये हायर एनर्जी लेवल में रहेगा। तो क्या करता है, इस सेल में आने के लिए अपने पास की जो एनर्जी है इसको बाहर निकालना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में निकाल देता है, और ये इसको वैसे सिंपली बोल देते हैं लाइट की फॉर्म में। लाइट नहीं होती, ये क्या होते हैं? रेडिएशंस होंगे। ठीक है, तो ये इमिशन करता है लाइट का। क्या करता है? इमिशन। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा को किस तरह से डिफाइन किया है। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance that has absorbed energy is called an emission spectrum। थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन जब आपने इधर से समझा होगा तो आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उसे कहीं से एनर्जी मिल गई, किसी भी बाहरी सोर्स से एनर्जी मिल जाती है, तो अपने हायर लेवल में चला जाएगा, और हायर लेवल में वो तब तक रहेगा जब तक उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो अपने लोअर स्टेट में चला जाए, कम एनर्जी वाली जगह में चला जाए। तो क्या करता है, जो उसको एनर्जी मिली हुई थी उसको रिलीज करना शुरू कर देता है, इमिट करना शुरू कर देता है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो इमिट होती है, वो लाइट एनर्जी या रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आने लगती है। इसको हम लोग बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रम आपके दो तरह के रहेंगे। पहला तो होगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपका यही विवग्योर वाला, सारे कलर आपको दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब थोड़ी सी अच्छी बात आई, लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये कोई गैस भरी हुई है इस ट्यूब में, देख लीजिए, और इस गैस से जब हम किसी लाइट को गुजारते हैं, इसका डिस्पर्जन हुआ, तो हमें स्क्रीन पे देखने को मिला कि ब्लू कलर था, ग्रीन था, रेड था। बाकी सारे कलर जो थे, ब्लू था, ग्रीन था, रेड था, बाकी सारे कलर गायब थे। या मान लिया कि आपने रेड जो था वो बहुत ज़्यादा डार्क था और कोई कलर आपको दिख ही नहीं रहा था। तब क्या होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि जो इसमें गैस पार्टिकल्स भरे हुए हैं, जो एटम्स भरे हुए हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को, उस फ्रीक्वेंसी की वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो कलर हैं उनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है कि डिसकंटिन्यू बन जाता है। डिसकंटिन्यू मतलब कि सारे कलर, इसमें तो BIB विबज्योर पूरा दिख रहा था, इसमें 2 कलर आए, 3 कलर आए, 1 कलर आया, है ना। तो इसको हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। टू ऑब्टेन एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength। यानी अब जो आपको स्पेक्ट्रा मिला था उसको किसी सैंपल से हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं। एब्जॉर्ब करवाने पे जो सैंपल है वो कुछ निश्चित वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमें कुछ डार्क लाइंस दिखने लगती हैं इस तरह से। और ये जो आपका इधर को जाते जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, और ये डार्क लाइंस हैं वो आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डिनोट कर रही हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़ाते हैं हम लोग अगले लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर्स का हाइड्रोजन मॉडल के बारे में। ठीक है, आप लोग हमें देख रहे हैं आपके प्यारे से चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पे, और मैं हूँ विमलेश कुमार।